आप सभी का पारिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है हम वो इस प्रकार से करने वाले हैं कि हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लेकर जाएंगे मास्टर तक। ठीक है। हमारा यहाँ पर गोल ये है कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बेस से स्टार्ट करें और न्यूक्लियर फिजिक्स के जो मास्टर डिग्री तक जितना सिलेबस है उसको हमें कवर करना है, जो कि मेन पॉइंट हमारे पास है। हम पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं करने वाले हैं। हम न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ वही टॉपिक करेंगे जो हमारे मेन एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि हमारे 11 12 से हम स्टार्ट करेंगे, 12th क्लास से। और 12th क्लास में जो भी IIT जेम जेम में आते हैं या फिर IIT में जो आते हैं, और जो इंजीनियरिंग का पेपर होता है, उसके बाद में टिफर में जो आते हैं, जो बार के एग्जाम में आते हैं, जो CSAT नेट गेट वगैरह में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको हम लेवल वाइज करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो कि 11th 12th का है। पहले हम 11th 12th का पढ़ेंगे, बेसिक का कवर करेंगे पहले, और उसके बाद में बेसिक को कवर करने के बाद में हम ग्रेजुएशन, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मास्टर डिग्री। और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे पास लास्ट हमारे पास होगा, वो होगा CSIR और नेट और गेट में आने वाले सवाल जो होते हैं, जितना सिलेबस हमारे उसमें है। उससे आगे हम नहीं करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो भी आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको प्राप्त हो सके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ये जो वीडियो हमारा है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स के जो बेस है उसको हम तैयार करेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, ये इसकी लिमिट क्या है, ये कहाँ तक अप्लीकेबल है, और इसके जो वेरियस टर्म्स जो हैं जो इसमें हमें काम आने वाले हैं वो हम इसमें करेंगे। आज हम इसका छोटा सा पार्ट करेंगे, और कल से जो हम हैं इसका जो एप्लीकेशंस हैं जो इसमें काम आने वाले हैं वो कल से स्टार्ट कर देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हम इसी प्रकार की वीडियो दे सकें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा हौसला अफजाई होता है, तो हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए क्या करते हैं, इसी प्रकार की वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रहता है या फिर आपको कुछ सवाल पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम उसको अगले वीडियो में कवर कर सकें, या फिर हम आपको उसी कमेंट में उसका जवाब दे देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो, न्यूक्लियर से हमें पहले से पता चल रहा है कि न्यूक्लियर का मतलब होता है एक न्यूक्लियस है। सिर्फ हम इसका अध्ययन करेंगे सिर्फ न्यूक्लियर में। हम जानते हैं कि एक एटम जो होता है वो क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियाई होता है, और उसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अगर 11 12 आपने अगर पढ़ ली है, या फिर थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है हल्का सा, तो हम ये जानते हैं कि एटम जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने पढ़ा है। लेकिन हम इसकी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। तो हम पहले हम जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें इलेक्ट्रॉनों के कोई भी अध्ययन नहीं करेंगे। हम सिर्फ अध्ययन करेंगे इन न्यूक्लियर का, जो भी नाभिक है उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर की खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि न्यूक्लियर कैसे होता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने से पहले प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो आपने देखा होगा, कि उसमें बताया गया था कि जो एटम है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और जो भी धनावेश है, ऋणावेश और धनावेश क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं। ये इसकी थ्योरी थी। लेकिन इसके हिसाब से हम एटम की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने, जो हमारा रदरफोर्ड था, उन्होंने एल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई थी गोल्ड फॉइल के साथ।
रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के जो था हमारे पास, उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट यह आया कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल के ऊपर डाले तो उसमें से कुछ पार्टिकल वहां से स्कैटर्ड हो गए। ठीक है, कुछ स्कैटर्ड हुए, कुछ अ, अपनी अब वापस उसी पथ में वापस आ गए, कुछ दूसरी दिशाओं में चले गए। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो एटम है उसका अधिकांश भाग जो होता है वो खाली होता है, और उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है, एटम का जो टोटल मास है, लगभग टोटल मास जो है वो उसके केंद्र पे, उसके सेंटर पर निहित होता है या फिर सेंटर्ड होता है, इस जगह पर होता है। उन्होंने बताया कि एटम का जो लगभग 99.99% जो मास है वो उसके सेंटर्ड पर निहित होता है, और जो इसका अधिकांश जो भाग है वो उसका खाली होता है। रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो सेंटर भाग है वो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। हमने यहाँ पर नाम लिखा है अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? देखो, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो धन आवेशित हीलियम कण होते हैं। क्या होते हैं? धन आवेशित हीलियम कण होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ये हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक, हीलियम का नाभिक। इसको भूलना नहीं है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। इसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे आगे। हम जब अल्फा डीके पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे कि क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है। तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये याद रखने लायक चीज है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम का धनावेशित नाभिक होता है, या फिर धनावेशित परमाणु होता है, इसे कह सकते हैं, फिर हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है ये भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हमें पता चला कि नाभिक होता है, एटम में नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो उसके केंद्र पर या फिर नाभिक में निहित होता है। रदरफोर्ड ने यह कहा कि नाभिक की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो जो टोटल एटम की रेडियस जो होती है वो उसका क्या होता है, वो उसका 10⁴ फैक्टर में होता है। मतलब अगर मैं मानो कि एटम की जो रेडियस है वो r है, तो जो नाभिक होगा उसकी रेडियस होगी 10⁴ फैक्टर में। ठीक है, अगर हमने ऐसा बोला तो उसकी जो वॉल्यूम है, जो नाभिक का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? वो लगभग हो जाएगा 10⁻12 के टाइम्स, -12 टाइम्स। -12 टाइम कैसे आया? हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 4/3 πr³। 4/3 πr³। तो r का हमारे पास यहाँ पर मान कितना आ रहा है? ये आ रहा है r इंटू 10⁻⁴। ये 3 ऊपर जाएगा, 4×3 12, 4 टाइम 3। तो आ जाएगा जो वॉल्यूम है वो टोटल एटम के वॉल्यूम का 10⁻12 टाइम होता है। ये हमने देखा। अभी जब हमने इतना अध्ययन कर लिया है तभी हमने देखा कि जो नाभिक होता है वो एटम से बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर हम इसकी कंपेयर करें, इसका हम कंपैरिजन करें कि कितना छोटा होता है, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास, ऐसे मानो कि हमारा क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में अगर एक सुई की जो नोब होती है, जो आगे का जो भाग होता है, अगर मैं उसको ऐसे रखूं एक कमरे के भाग में, तो ये हमारा नाभिक है। ये हमारा क्या है? नाभिक है, एक कमरे की तुलना में इतना छोटा होता है। एक इसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन करना, कि एक नाभिक कितना बड़ा है। तो ऐसा, इस हाइपोथेसिस के हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं उनमें अधिकांश जो भाग होता है वो खाली होता है। क्या होगा?
मैटर का अधिकांश भाग लगभग खाली होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अभी हमने देखा कि नाभिक की जो रेडियस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी एटम की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अब इसके हम मास की बात करते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। देखो, जब हम इसकी मास की बात करते हैं तो ये इतना छोटा कण होता है कि हम इसको किलोग्राम में दर्शाने के लिए इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं समझते हैं कि कि इसका जो भार है हम उसको किलोग्राम्स में लिखें, कि किलोग्राम्स में तो ये 10⁻27 तक चला जाता है, -27 -28 तक हो सकता है इनके मान। ठीक है, 28 से ज़्यादा होते नहीं है, वैसे -27 लास्ट है, लेकिन -27 भी 10⁻27 भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर हम इसको एक विजुअलाइजेशन करना सीखें कि -27 कितना होता है, तो ऐसे मानो कि जैसे मेरे पास ये लेंथ है, मान लेते हैं कि कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, तो अगर घातें अगर माइनस में ऐसे हो, है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या आएंगे, 10⁻27 ऐसे आएंगे। 10⁻27 का मतलब क्या है कि 10 को मैंने 27 बार नीचे गुणा किया है। तो अगर मैं इसको 1/10 का भाग लगाऊं तो 1 मीटर का 10वां भाग कितना हो जाएगा, 100। पूरा ये कितना होता है, ये पूरा होता है 100 सेंटीमीटर। तो 10 का भाग लगाऊं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मान लेता हूं कि ये जो है वो कितना आ गया, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो देखो, 10 का भाग लगाते ही इसका 1 का 10वां भाग आ गया, ये वाला छोटा। अगर इसमें एक बार वो 10 का भाग लगाऊं इंटू 10, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1/10वां भाग आ जाएगा, मतलब बहुत छोटा, मतलब कि बहुत ज्यादा छोटा। अगर इसमें एक बार और 10 का भाग लगाऊं तो ये इसका भी और भी ज्यादा छोटा भाग आ जाएगा, और भी बहुत ही ज्यादा छोटा भाग, इसका भी 10वां भाग। तो इस प्रकार से एटम का जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है, भार नहीं द्रव्यमान, वो 10⁻27 होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसको हमें कन्वीनियंट करने के लिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक नई यूनिट को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक का मतलब क्या है यहाँ पर, ये परमाणु, द्रव्यमान, मात्रक, ये क्या है, परमाणु, द्रव्यमान, मात्रक है। हम यहाँ पर इसको कब काम में लेंगे, जब हमारा जो पदार्थ है वो एटॉमिक लेवल का हो। एटॉमिक लेवल का हो, एटॉमिक लेवल में हमारे पास क्या आता है, एटम्स भी आता है टोटल, और हमारे पास इसका नाभिक भी आता है। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, हम इसके डेफिनेशन कैसे देंगे कि हम इसको किस प्रकार से हमें इसको लिखना है। तो इसके एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि एटॉमिक मास जो यूनिट है, देखो हम इसको दो तरीके से लिखते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AMU, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आजकल हम इसको सीधा U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी किसी भी सवाल के अंदर आपको अगर AMU लिखा दिखे तो इसका भी मतलब यही है कि एटॉमिक मास यूनिट है। अगर सिर्फ अगर U लिखा दिखाई दे तो इसका भी मतलब वही है, एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर कि AMU का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर U लिख दिया तो इसका मतलब क्या है। इसका दोनों का एक ही मतलब है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब ही होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके हम डेफिनेशन कैसे देंगे कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, एक जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो बराबर होती है कार्बन 12 के मास के 12वें भाग के बराबर। एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर होती है। यहाँ पर कार्बन 12 क्या है, यहाँ पर कार्बन 12 का एक, कार्बन का एक समस्थानिक है 12 जिसका एटॉमिक मास 12 है। यहाँ पर 12 जो लिखा हुआ है ऊपर, ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है जिसको हम ए से लिखते हैं। इसके बारे में भी आगे डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या है। तो कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसका द्रव्यमान का 12वां भाग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। अब कार्बन 12 का जो एटॉमिक जो मास है वो हम कैसे निकालेंगे, इसका मास कैसे हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए एक हमारे पास सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी।
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे जब हम ग्रेजुएशन लेवल की न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी बस इतना समझ लो कि हम किसी भी परमाणु का अगर हमें वास्तविक अगर द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? किसी भी द्रव्यमान, किसी भी परमाणु नाभिक का, किसी भी आयन का अगर हमें द्रव्यमान अगर ज्ञात करना हो, एग्जैक्ट वास्तविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना हो, रियल द्रव्यमान, तो हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन 12 का हमें जो द्रव्यमान है वो हम जानते हैं, वो होता है 1.992647 इंटू 10⁻⁻26, ये किलोग्राम में है। ठीक है, -26, और ये इसका 12वां भाग। ठीक है, आपको ये पूरी संख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसके पहले दशमलव के बाद में, पॉइंट के बाद में 2 संख्या याद कर लो, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। जब हम इसमें 12 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा लगभग 1.66, आगे आता है 2 पॉइंट वगैरह आते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक एटॉमिक मास जो होता है वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इतना किलोग्राम हमें दे रखा है तो हम इसको एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो, ये मैं छोटा दिखाई दे रहा है कि ये हमें कन्वीनियंट दिखाई दे रहा है, एक एटॉमिक मास यूनिट, और ये 10⁻⁻27। तो हम इसको लिखने की बजाय अब हम जितने भी एटॉमिक मास यूनिट होंगे, जो भी हमारे पास जो नाभिक होंगे या फिर नाभिक में पाए जाने वाले जो हमारे पास एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं, हम उनको एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमें उसका मास दर्शाना होगा। तो अभी ये समझ में आया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, अच्छे से समझ लो कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। एटॉमिक मास एक कन्वीनियंट यूनिट होती है ताकि हम इसके एटॉमिक लेवल के पदार्थों का मास हम इसमें दर्शा सके, और एक एटॉमिक मास जो यूनिट होती है वो कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। और कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, और उसमें 12 का भाग दे दोगे तो यह जाएगा एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इतना समझ में आया? कोई भी यहाँ पर रटने वाली चीज़ नहीं है, सब समझने वाली चीज़ें हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, तो हम आपको उसका जवाब अवश्य देंगे अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है। अभी हमने देखा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उनका मास क्या होता है। उसका मास होता है 1.00866, और ये यू लिखा है, इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये किलोग्राम कैसे आया? इस वाली संख्या को 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से गुणा करवा दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, मैंने बताया था 2 संख्या पर्याप्त होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 संख्या लिखी है। मैं इसका भी कारण बताता हूँ। अभी हमारा जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होगा? उसका होगा 1.00727, और एटॉमिक मास यूनिट U बराबर 1.672 इंटू 10⁻⁻27 और किलोग्राम। अब देखो, मैंने यहाँ पर भी 2 लिखा है, तो मैंने यहाँ पर 3 संख्या लिखी थी, दोनों में क्या अंतर आ गया। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 0.00 और 55। आप इसे गुणा करके आप लिख लेना, ये आपके लिए। देखो, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ये हमारे प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो इसे हमें क्या पता चलता है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 दर्शाया है कि पॉइंट्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अगर एग्जाम में कहीं सवाल आ जाए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है,
तो वास्तविक रूप में न्यूट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और लगभग हम जो न्यूमेरिकल्स जो करते हैं उनमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास हम एग्जैक्टली सेम लेते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, लेकिन वास्तविक में जो न्यूट्रॉन है उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है एटॉमिक मास यूनिट में, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना और देख लेना कि इसका मास कितना आता है। अब जब हमने मास की बात की, तो जब भी हम किसी भी परमाणु का या फिर परमाणु के नाभिक का जब हम द्रव्यमान हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो उसका द्रव्यमान जो है वो उसके मास नंबर के बराबर बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, हम इसको मास नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको सिर्फ वन मान रहा हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये एम एन है या फिर पी है, तो मैं इसको सिर्फ वन मान रहा हूँ, आगे की कोई भी संख्या मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तब मैं इसको मास नंबर के बराबर मान सकता हूँ, मास जो नंबर उसके बराबर मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मास नंबर के बराबर हम तब मानते हैं जब हमें गणनाएं करनी हो अप्रोक्सीमेशन में। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट हमें सोल्यूशन निकालना है तो हम उसके मास नंबर को उसके द्रव्यमान के बराबर बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। देखो, हमारे जो पास जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक नई एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जिसका नाम है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, हमने ये पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऐसा सिस्टम है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन इसका जो समस्थानिक है, इसका जो आइसोटोप्स है, एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में इसका एटॉमिक मास होता है 2, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसका एक अलग समस्थानिक है जिसका नाम है ट्राइटियम, और इसमें हमारे पास 3 न्यूट्रॉन है। ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, अब देखो, ये हमें पता है कि एक हाइड्रोजन हमारे पास है, लेकिन उसमें तो हमारे पास 3 समस्थानिक है। तो हम इसका जो द्रव्यमान है, जो मास है, हम उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, अगर हमें कोई एग्जाम्पल दिया गया हो, जैसे मैं इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास 17 कार्बन 35 और 17 कार्बन 37, मैं और 35 और 37 ले रहा हूँ। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ये जो 35 है इसको हम एक अलग जो है, ये हमारा 35 जो है वो इसका एटॉमिक मास है। लेकिन अगर मैं इसका द्रव्यमान लूँ इस कार्बन का, तो वो आता है लगभग 34.98, और इसका जो एटॉमिक मास आता है वो आता है 36.98 ये यू में। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ये पढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ एग्जांपल दे देता हूँ कि एटॉमिक मास और जो हमारे जो एटम नंबर है वो क्या होते हैं। तो देखो, किसी भी परमाणु का एटम नंबर होता है, हम उसको लिखते हैं Z से, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। एक और रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर से, और N को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन नंबर से। ठीक है, तो हमारा जो मास नंबर है वो एटम नंबर प्लस न्यूटन नंबर, इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इनको हम किसी भी एटम के लिए कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसको मैंने नाम दिया x, तो इस दिशा में यहाँ पर मैं एटम नंबर Z लिखूंगा हमेशा, और ऊपर की साइड में इसी के ऊपर A लिखूंगा जो कि हमारे पास है मास नंबर। और कभी कभी
किसी अन्य बुक्स में या फिर किसी एग्जाम्पल में अगर ऐसा भी देखने को मिले एक्स और ए, तो भी दोनों सेम है, इसमें कोई भी गलत वाली बात नहीं है। हम कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं और कभी ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन जो सही तरीका है उसको लिखने का वो ये तरीका होता है। क्यों? क्योंकि एक एटम के ऊपर यहाँ लिखने का जो तरीका होता है वो होता है मास नंबर का, सॉरी एटम नंबर का, ये मास नंबर, और यहाँ पर हम दर्शाते हैं इसका चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या दर्शाते हैं, यहाँ हम दर्शाते हैं कि ये कितने हैं। जैसे मान लो हम लिखे कि H2 ये डायटोमिक है, या फिर ये 3 एटम है या फिर 4 एटम है, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हमारे पास मान लो ये 2 एटम है तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये H और H 2 है, या फिर X और X 2 हमारे पास एटम है, ठीक है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये इसका लिखने का सही एक तरीका है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स देखो, हर प्रकृति में पाए जाने वाला कोई भी पदार्थ हो उसके साथ में उसके आइसोटोप्स हमेशा उसमें विलीन रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं एक सिलेंडर में एक हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, तो उस हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के साथ 1H1 के साथ में 1H2 भी विद्यमान होता है। तो इस स्थिति में हम इनका जो द्रव्यमान है वो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति को हम निपटने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका एक मीन मास को हम इस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्लोरीन है 17, ठीक है, और ये हमारे पास है, इसका एटॉमिक मास 35 और 17 क्लोमीन इसका एटॉमिक मास है 37। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों में क्या है, न्यूट्रॉन अलग अलग है, ठीक है, न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो इन दोनों का मास कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि जो 17 क्लोरीन 35 है उसकी उपलब्धता है 75% और इसकी जो उपलब्धता है वो हमारे पास है 25%। तो हमारा जो मास होगा वो हमारे पास होगा 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25/100, ठीक है। और इसका लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 35.5, ठीक है। ये हमारा जाएगा एटॉमिक मास। और इसकी जगह अगर हमें एटॉमिक मास दिया गया हो एग्जैक्ट में, जैसे मान लो कि इस वाले का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 34.98 और इसका एटॉमिक मास है ये वाला, तो इसका एटॉमिक मास निकालो। तो हमें क्या करना है, इस 35 और 37 की जगह हमें ये वाले पुट करने हैं। अगर हमें इसकी उपलब्धता दी गई हो, यहाँ पर ऐसे बोल दे कि इस प्रकार के कण हमारे पास एक सॉल्यूशन में 5 कण हमारे पास हैं या फिर 5 पार्टिकल हैं, और इस वाले के हमारे पास 7 पार्टिकल है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने हो गए, 5 और 7 12, तो इसमें टोटल 12 का भाग हम दे देंगे। इस प्रकार से हम इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, दोबारा से ब्रीफ एक बार देख लेते हैं कि आइसोटोप्स वे ऐसे परमाणु आइसोटोप्स बोलेंगे जिनमें उनका एटॉमिक नंबर बराबर हो, जिनका एटॉमिक नंबर बराबर हो। कैसे, आइसोटोप्स वे होते हैं जिनमें Z का मान क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में इसमें क्या है, एक प्रोटॉन और एक, हमारे पास क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमारा जो ड्यूटेरियम है उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, और हमारा जो ट्राइटियम होता है उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा परमाणु है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन विद्यमान नहीं होता है, कोई भी न्यूट्रॉन विद्यमान नहीं होता है, एक यूनिट इसकी, ये एक यूनिक प्रकार का परमाणु है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार कैसे परमाणु होते हैं, आइसोबार ऐसे परमाणु होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, जिनका ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम होता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम होता है, लेकिन Z और N क्या हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं,
ठीक है। और फिर हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स ऐसे परमाणु होते हैं जिनका न्यूट्रॉन नंबर तो सेम होता है, न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर और इनका जो एटॉम नंबर है वो क्या हो सकते हैं, वो डिफर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे जो परमाणु होंगे या फिर ऐसे नाभिक होंगे उनको हम बोलेंगे आइसोटोन्स। ठीक है, ये 3 चीजें आपको समझ में आई। और अभी तक ये सिर्फ 3 ही चीजें काम में आएंगी, आगे जब भी अलग टर्म्स हमारे पास आएंगे तो हम उनको भी आगे इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन्स की, कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स की खोज कैसे हुई। थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। देखो, न्यूट्रॉन जो है, जब नाभिक की खोज हुई थी, रदरफोर्ड ने जब नाभिक की खोज की थी, तब उन्हें ये पता नहीं था कि नाभिक में न्यूट्रॉन्स भी विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो जेम्स चैडविक जो थे, जेम्स चैडविक जो थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के ऊपर एल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई। बेरिलियम पर एल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई, और उस बॉम्बार्डिंग के से हमारे पास न्यूट्रल रेडिएशन, उससे न्यूट्रल रेडिएशन हमें प्राप्त हुई। तो ये न्यूट्रल रेडिएशन कैसे आई हमारे पास? जब हमें नाभिक के ऊपर एल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई, तो वहां से न्यूट्रल रेडिएशन कैसे आया? देखो, जब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक हमें सिर्फ इतना पता था कि जो फोटॉन्स होते हैं, जो फोटॉन्स है वो ही केवल एक न्यूट्रल रेडिएशन होती है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो बहुत ही कम थी। फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन जो न्यूट्रल रेडिएशन हमें प्राप्त हुई बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाने के बाद में, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई हमें प्राप्त हुई, बहुत ही ज़्यादा हमें प्राप्त हुई। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, जेम्स चैडविक ने हमारे एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने ये कहा कि नाभिक के अंदर एक नए प्रकार के न्यूट्रल, जिनके ऊपर आवेश न्यूट्रल है, वो भी उसमें विद्यमान होते हैं, और उन्होंने उनको न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, उन्होंने ये भी गणना की कि जो न्यूट्रॉन है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होते हैं। उन्होंने ये बताया कि इनका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन उन्होंने जब ये इनको दिया था तो वो लगभग बराबर था। लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम जो न्यूट्रॉन है उनका मास, एग्जैक्ट मास हमें आज पता है, जो कि हमने पहले बताया था 1.664। आगे भी कुछ टर्म्स होती है, इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, और जो कि जेम्स चैडविक ने की थी। इतनी जानकारी जो है न्यूट्रॉन के बारे में वो पर्याप्त है, इससे ज़्यादा जानकारी कोई भी एग्जाम में नहीं पूछता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो नाभिक है उसकी साइज क्या होती है। साइज ऑफ न्यूक्लियाई। देखो, ये हम पहले बता चुके हैं। रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो नाभिक है उसकी जो साइज है, वो उसकी जो रेडियस है वो एटम के रेडियस की 1/10 टाइम्स हो सकती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो रेडियस है उसका 10⁴ फैक्टर के रूप में होता है। दोनों एक ही बात है। देखो, जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की जब बौछार करवाई गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो एल्फा पार्टिकल हैं उनकी बौछार करवाई, तो ये न्यूक्लियस के लगभग 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर तक चले गए थे। कहाँ चले गए थे? जब 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एल्फा पार्टिकल को जब उनके ऊपर बौछार करवाई गई,
तो वो लगभग 4.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर के उसके रेडियस में तक जाके वापस से वहाँ से स्कैटरिंग हो रही थी। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये हमारा क्या है, नाभिक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मान लो ये इसकी जो एनर्जी है वो है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये यहाँ तक आया। और यहाँ तक आने के बाद में देखो, आपने अगर रदरफोर्ड अगर पढ़ा है, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है या फिर थोड़ा नॉलेज है, अगर आप नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, धनावेश होते हैं, और जो नाभिक होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक प्रकार के धनावेशित होते हैं। तो धनावेश और धनावेश के बीच में कूलाम लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पर रिपल्सन होना चाहिए। तो ये भी धनावेश है, पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो भी क्या रहा है, धनावेश होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका रिपल्सन हो जाएगा और यहाँ पर स्कैटरिंग हो जाती है। तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के जो अल्फा पार्टिकल हैं वो नाभिक के लगभग ये जो डिस्टेंस है वो होती है 4 इंटू 10⁻⁻14, यहाँ तक आएंगे। इसके बाद में स्कैटरिंग हो जाती है, चाहे वो इधर जाए वापस से इस दिशा में चले जाए, या फिर यहाँ से मुड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लगभग इनके जो नियरेस्ट पॉसिबल जो थी वो थी हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻14। लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि अगर मान लो मैं इससे अगर ज़्यादा एनर्जी दूँ, ज़्यादा एनर्जी का अल्फा पार्टिकल अगर मैं भेजूँ, तो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़्यादा एनर्जी को जब इनके पास भेजा गया तो क्या हो गया, तो यहाँ पर शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी क्या हो गए, एक्शन में आ गए। शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्स, अगर आपने 11th-12th क्लास अगर पढ़ी है तो हमने बोला था कि शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या होते हैं, उनकी रेंज कितनी होती है, वो लगभग 10⁻⁻15 में होती है, 10⁻⁻15 मीटर में, जिसको बोलते हैं फेम्टोमीटर। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्स है, उनकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, वो शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्स वो फेम्टोमीटर की कोटि की होती है, फिर फेम्टोमीटर के ऑर्डर की होती है। तो अगर ये इससे ज़्यादा अगर पास जाएंगे, इससे अगर ज़्यादा आगे क्या जाएंगे, पास जाएंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या जाएंगे, एक्शन में आ जाएंगे। और ये जब एक्शन में आ जाएंगे तो हमारे पास जो रदरफोर्ड ने हमारी जो इक्वेशंस दी थी वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो बिल्कुल भी फेल हो जाती हैं। और ये जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, ये इनमें जाके विलीन हो जाते हैं, ये इनको अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन जो है रदरफोर्ड की, वो जो कूलॉम नियम के अनुसार जो दी गई थी वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बिल्कुल भी वैलिड नहीं होंगी। तो उन्होंने ये क्या किया, तो उन्होंने इसके ऊपर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की बौछार करवाई। क्या करवा, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बौछार करवाई, और इलेक्ट्रॉनों की बौछारों की सहायता से उन्होंने अध्ययन किया। और इस अध्ययन से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुई। उन्होंने ये बताया कि जो नाभिक की जो रेडियस है वो इस नियम से अनुसार दी जाती है। मतलब नाभिक की जो रेडियस है वो उसके मास नंबर के 1/3 घात के समानुपाती होती है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो आर है वो मास नंबर के 1/3 घात के समानुपाती होती है। और जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है आर नोट। और ये जो आर नोट है, देखो वैसे तो आर नोट की वैल्यू जो है वो 1.2 से लेके 1.4 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, अलग अलग एटम और अलग अलग न्यूक्लियर के हिसाब से। लेकिन हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लेंगे, वो लेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2 फेम्टोमीटर। ठीक है, देखो मैं पहले बता देता हूँ कि आर नोट की वैल्यू चेंजेबल है, लेकिन हम लगभग हमारी कैलकुलेशन है उनमें हम इसी संख्या का उपयोग करेंगे। अगर आप एग्जाम में भी अगर कहीं पूछ लेता है कि आर नोट की वैल्यू कितनी होती है, तो वहाँ पर आप 1.2 ही करेंगे। लेकिन अगर उसमें लिखा आता है कि ये 1.2 से लेके 1.4 तक क्या होती है, ये वेरिएशन भी करती है। 1.2 से लेकर 1.4 तक वेरिएशन भी करती है। लेकिन 11th-12th वाले बच्चे सिर्फ इसी को मानेंगे। अभी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो मास्टर में है वो इसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे आई, अभी हमें इसके बारे में जानकारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम इसको आगे और पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आई, कैसे आती है, इसका क्या एक्सपेरिमेंट है। आगे हम इसका अध्ययन बिल्कुल आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं, जो IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, या फिर
सॉरी IIT एग्जाम नहीं, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो वो सिर्फ इसी इक्वेशन को एक बार ध्यान रखें कि ये इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पर जो R है वो न्यूक्लियस की रेडियस है, और A जो है वो मास नंबर है, और R नोट क्या है, एक कांस्टेंट है, और जिसका मान होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। जब हमने इसकी रेडियस निकाली तो इस रेडियस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनकी जो वॉल्यूम है वो A के क्या होता है, समानुपाती होता है। नाभिक का वॉल्यूम है वो A के समानुपाती होता है। जब वॉल्यूम A के समानुपाती है, इसका मतलब क्या है कि नाभिक चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, लेकिन उसकी डेंसिटी जो है, जो नाभिक है उसकी डेंसिटी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। नाभिक की डेंसिटी कांस्टेंट क्यों रहेगी, इसके बारे में देख लेते हैं। हम जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास कितना होगा, मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियन जो है उसका मास मान लेते हैं कि m है, इनटू उसमें A न्यूक्लियंस हैं, बट्टा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन r का क्यूब क्या है, यहाँ पर r ये है, r की क्यूब क्या हो जाएगी r नोट की क्यूब, और ये हो जाएगा a से a हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्रत्येक परमाणु के अंदर जो m है उसका मान नियत है, r नोट का भी हमारे पास मान क्या है, वो हमारे पास एकदम नियत है। तो हमारी जो डेंसिटी है वो लगभग हमें प्राप्त होगी 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखो ये जो डेंसिटी है वो नॉर्मल मीटर से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो क्या कह सकते हैं, तो इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो भी नॉर्मल मीटर होते हैं वो लगभग खाली होते हैं, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो होती है एक एटम के न्यूक्लियर की, एक एटम के न्यूक्लियाई की, ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है 2.3 इंटू 10⁻⁻ प्लस में 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। इसके ऊपर हम और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इतना तक समझ आया है तो हम इसका अगला वीडियो लेके आएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो हम आगे हम इसके बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, मास डिफेक्ट के बारे में और भी आगे अध्ययन करेंगे।